नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है छत्तीसगढ़ की नंबर 1 डिबेट का। भारत की सियासत में ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जो रह रहकर सामने आ जाता है और कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत से खुश है और मगर महाराष्ट्र में उसे हार पच नहीं रही है। बीजेपी ने इन्हीं दोनों राज्यों का उदाहरण देकर कांग्रेस को आईना दिखाया है और बीजेपी ये कह रही है कि भाई जहां आप जीतते हैं वहां तो ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम पर अपनी हार का ठिकरा आप फोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं, वो भी ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि ईवीएम को लेकर जो संदेह की स्थिति पैदा की जा रही है या ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं या तमाम विपक्षी दलों की ओर से जो सवाल किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक होती है, जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब होती है। ऐसा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिससे आप समझ पाएंगे। आप देखिए जरा, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत की सियासत में कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा केंद्र में बने रहते हैं। चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल भी ऐसा ही मुद्दा है। ईवीएम के खिलाफ पार्टी मुखिया ने हुंकार भरी तो प्रादेशिक नेताओं ने भी उनके सुर में सुर मिला दिए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के अलावा कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके तमाम मंत्रियों ने भी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने से परहेज नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री तो पहले से ही ईवीएम के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। पहले भी वह बोल चुके हैं कि कांग्रेस का हर समर्थक चुनाव में खड़े हो जाए। ऐसी स्थिति बने कि सबके नाम के लिए ईवीएम में जगह ही ना बचे। आगे पूरा इंडिया गठबंधन ईवीएम का विरोध कर सकता है। लगाया उसमें क्या क्या मीटर थे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सिफारिश उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ईवीएम के सवाल तो हैं। हमारी जो मांग है वो है कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है और बॉक्स में गिरता है उसे मतदाता का हाथ में दिया जाए और वो बॉक्स में डाले। इतना करने में सुप्रीम कोर्ट की क्या आपत्ति हो सकती है? निर्देश देने में प्रक्रिया वही है। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ होना चाहिए। बड़े विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देश, बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है और इस देश में पूरा सबसे ताकतवर नेता पंडितलाल नेहरू, इंदिरा गांधी थी। उस समय भी इतना वोट से कोई प्रदेश में चुनाव नहीं जीते। तो महाराष्ट्र का चुनाव, देश का चुनाव, केरला में कहां का चुनाव हुआ है, किस प्रकार चुनाव हुआ। लोग सिला सिला के बोल रहे हैं, हम लोग कांग्रेसी लोग नहीं बोल रहे। हम लोग वोट मांगने में नागपुर गया था, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन मशीन एक आदमी बोल रहा है मशीन, तो इसको क्यों बैलेट पेपर में नहीं करना? इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगा और लड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला तो भाजपा नेताओं ने भी उन्हें आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने कहा कि ईवीएम से जीत के वक्त विपक्ष जश्न मनाता है और हार पर ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। भूपेश जी, जनता आप पर और कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती और आप ईवीएम पर विश्वास नहीं करते, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति में, लोकतंत्र में तो जनता का विश्वास जरूरी है ना। जनता ही विश्वास नहीं करती। अरे नीति और नियत ठीक करिए। 2018 में इसी ईवीएम से आप गद्दी पर बैठे थे, जमकर लूटा, जमकर खसोटा, जेल के अंदर है कुछ और कुछ जेल में जाने की तैयारी है। अरे जमानत तक नहीं हो रही है। ईवीएम पर दोष देना है तो वायनाड में दो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आप सरकार बनाते हो झारखंड में, तब ईवीएम पे सवाल नहीं आता। भूपेश जी, जनता से नजदीकी बनाइए और विश्वास जीतिए। जनता ने हिंदुस्तान की आप पर ठुकरा दिया है। ईवीएम की प्रामाणिकता को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा।
पहले भी कई बार ईवीएम पर उठने वाली आशंकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की मांग करने की याचिका को खारिज कर दिया है। बेंच में सुनवाई के दौरान कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है और जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन राजनीतिक दलों के लिए किसी तंज से कम नहीं है जो मतदाताओं की ओर से उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले को कबूल करने के बजाय ईवीएम की आड़ लेकर जनादेश को झुठलाने की कोशिश करते हैं। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। तो कांग्रेस जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और अब उसने फैसला किया है कि वो बैलेट पेपर यात्रा निकालेगी, यानी कि ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो कि पहले से ही मोर्चा खोली हुई थी, अब वो यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम करेगी और हल्ला बोलने वाली है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बैलेट पेपर यात्रा हम निकालेंगे, जिस तरीके से हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी के तर्ज पर अब ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि बैलेट पेपर यात्रा हम निकालने वाले हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा। चर्चा करेंगे कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी का प्रवक्ता जसविंदर बग्गा जी हैं। बहुत स्वागत है आपका जसविंदर जी। इसके अलावा हमारे साथ जावेद खान जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है जावेद जी। और अब से कुछ ही देर के बाद कौशल स्वर्णबेर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जावेद खान साहब आपके पास आना चाहता हूं। सवाल मेरा आपसे यह है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने को तैयार है और ना ही चुनाव आयोग आपकी बात को मानने को तैयार है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आप बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। आपको लगता है कि इसका कोई असर होगा? जब अदालत इससे इनकार कर रही है, जब चुनाव आयोग इससे इनकार कर रहा है, तो आपको लगता है कि कोई फायदा होगा आपका? और उसके पीछे का मकसद क्या है आपका बैलेट पेपर यात्रा निकालने का? नमस्कार अमित जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारत का लोकतंत्र क्या कहता है? भारत का लोकतंत्र कहता है कि भारत के लोकतंत्र में अगर किसी एक व्यक्ति को भी अगर किसी चीज की शंका है तो उसकी शंका को दूर करनी है, तब कहीं जाकर के हमारा एक जो लोकतंत्र है वो दुनिया में वैसा स्थान पाएगा जैसा स्थान हम चाहते हैं। आज अगर शंका है तो मैं सवाल पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट शंका दूर करना क्यों नहीं चाहती? चुनाव आयोग शंका दूर करना क्यों नहीं चाहती? भाई शंका है, शंका को दूर कर दीजिए। देखिए, आज बैलेट पेपर ईवीएम के ऊपर खाली सवाल नहीं है। आज जो चुनाव पद्धति है, चुनाव प्रणाली और जो चुनाव संचालन हो रहे हैं उस पे भी सवाल है। भाई सवाल क्यों ना उठे? आप बताइए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जीत करके आते हैं और एक बिल लेकर के आते हैं। उस बिल में वो पुराने बिल को पूरी तरह से खत्म करते हुए एक नया बिल लाते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसके जो 3 सदस्य हैं उसका चुनाव प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री करेंगे। तो ये शंका है, भाई क्यों ऐसा बिल लाने की आवश्यकता पड़ गई? दूसरा, जहां ईवीएम मशीन बनती है उस मशीन की फैक्ट्री में 4 इंडिपेंडेंट जो उसके डायरेक्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। शंका कैसे नहीं उत्पन्न होगी? तीसरी बात, 2017 की बात बता रहा हूं मैं, केरल में मॉक ड्रिल हुआ था ईवीएम को लेकर के, और वहां की जो सबसे बड़ी सरकारी अधिकारी है उन्होंने मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल में क्या निकला था कि बीजेपी की पर्ची के साथ में अन्य 2-3 पर्ची और निकली थी। आप मीडिया भी वहां मौजूद थे, मीडिया को भी के ऊपर भी धमकाया गया। मैं ये कह रहा हूं खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी सारी शंकाएं हैं, आप उदाहरण देकर बता रहे हैं, अगर इतनी सारी शंकाएं हैं, इतना सारा, अब कांग्रेस पार्टी के पास इसके एग्जाम्पल भी हैं, उदाहरण भी आप दे रहे हैं, सबूत भी हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आप तो ये कहिए कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, आप बॉयकॉट करिए ना चुनाव का, अपने आप अकल आ जाएगी। भाई अदालतें भी इस मामले को देखेंगी, चुनाव आयोग भी संज्ञान लेगा इस पर। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप उसी लोकतंत्र का हिस्सा भी बन रहे हैं, और जब जो भी नतीजा सामने आ रहा है उस पर आप सवाल भी खड़ा कर देते हैं। जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक होती है, जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। भाई अगर आपको सबक सिखाना है तो आपको लगता है कि ऐसी यात्रा करने से कोई फायदा होगा? भाई यात्रा करने से क्या फायदा है? क्योंकि ये तो जनता को आप लगातार बता ही रहे हैं, यात्रा भी मुझे लग रहा है जनता के लिए आप कर रहे हैं, ताकि उनके बीच में पहुंचे आप लोगों को बताएं
किससे क्या आपको दिक्कत हो रही है। तो सवाल यह है कि भाई आप चोट वहां करें ना जहां उसका असर दिखे, वॉकआउट करिए जी बिल्कुल, चुनाव में हिस्सा ही मत बिल्कुल लीजिए। अमित जी, सुनिए, जी आपने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, जी। और ये यात्रा भी उसका एक पहला चरण है। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस चतुराई के साथ में चुनाव लड़ रही है कि पूरी शंका जो है वो विश्वास में ना बदले, इसलिए दो तीन राज्यों के चुनाव में एक राज्य दे दो किसी अन्य पार्टी को, किसी अन्य गठबंधन को, और जो बड़ा राज्य है उसको सकेल लो अपने अंदर। अभी अगर मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है आपको भी पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 100% जीत करके आती तो आप भी सवाल उठाते, वहां पर उन्होंने छेड़खानी नहीं की। हरियाणा में लेकिन उन्होंने कर लिया। उसी तरह से अगर आप झारखंड में देखेंगे और महाराष्ट्र में देखेंगे तो झारखंड जो पूरी तरह से आदिवासी बहुल्य इलाका है, जहां के मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाल करके प्रताड़ित भी किया, बावजूद इसके समझ गए कि अगर वहां पर भी हम कुछ खेला करेंगे तो बात हमारे ऊपर आएगी, तो वहां छोड़ दिया और महाराष्ट्र को लपक लिए। ठीक है खान साहब, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, मैं बात आपकी समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जसविंदर जी, सीधा आरोप यह है कि भाई बीजेपी जानबूझकर जो छोटे राज्य होती हैं उनको तो जिता देती है विपक्ष को, वहां पर विपक्ष की सरकारें बनवा देती हैं, चाहे वो गठबंधन की बने चाहे वो एक तरफा किसी की बने, लेकिन जो बड़े राज्य होते हैं वहां पर आप खेला कर देते हैं, ये सीधा आरोप है। अमित जी जी मतलब कुल मिला के तर्क समझ से परे। आप जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं साहब, जिस लोकतंत्र के आधार पे आपको लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है संविधान के माध्यम से, आप उस पूरे सिस्टम को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। साहब इस कांग्रेस ने कर्नाटक जीता है, छोटा राज्य नहीं है, भाजपा ने उसे सकेला नहीं। आपने तेलंगाना जीता है, आपने हिमाचल जीता है, आपके गठबंधन सहयोगी ने पंजाब जीता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि हम जम्मू कश्मीर में आपको जीतने देंगे, महाराष्ट्र में हम जीतेंगे, झारखंड आपको जीतने देंगे, हरियाणा। अरे मतलब क्या है विषय? कुछ तो तर्क ऐसा हो जिसपे आपके प्रबुद्ध दर्शक भी सोचने पे मजबूर हो जाएं। ये कैसे हो सकता है कि जहां जहां आप जीत जाते हैं आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, जहां जहां हार जाते हैं आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, शंका करते हैं, उस पर शक जाहिर करते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा जावेद जी कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको स्वीकारना पड़ेगा साहब, भाजपा की रणनीति ये नहीं है कि ईवीएम में छोटे राज्यों को आपको दे दे और बड़े राज्य हम जीत जाएं। भाजपा की रणनीति यह है कि किस प्रकार हम जनता के बीच जाके जनता को अपना सदस्य बना के, लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करके, लोगों को अपने विचार बता के कैसे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनते हैं साहब। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाते हैं हम, हमारे कार्यकर्ता पसीना बहाते हैं जनता के बीच में जाके और सदस्य बनाते हैं। हमारी रणनीति है कि हम बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, हम पन्ना प्रमुख बनाते हैं, हम पेश समिति बनाते हैं, हम एक एक मतदाता पे नजर रखते हैं साहब कि कैसे उस मतदाता के दुखों को दूर कर सकते हैं और कैसे अपनी सरकार आने पे उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बना सकते हैं। ठीक है जावेद भाई, जावेद भाई आप जवाब दें। अमित जी आपने बहुत समय दिया, जावेद जी को पूरा सुन तो लीजिए। अच्छा, बोलिए सर, क्योंकि नहीं मैं कह रहा हूँ भाजपा कौशल की जी भी जुड़ गए, रणनीति, उनको भी मौका देना है मुझे। बोलिए आप, बोलिए। हाँ। स्वागत करेंगे, उनके भी सुनेंगे। भाजपा की रणनीति बूथों को मजबूत करते हुए आम आदमी के साथ जुड़ के नीति बना के सरकार में आके उनके सुख दुख में खड़े होकर उनके लिए जन कल्याणकारी नीति बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है साहब। इन्हें जब जब मौका मिला है कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक के देखे। आपने देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का काम किया है, आपने पूरे संसाधनों को लूटने का काम किया है और आपने अपनी जेब भरने का काम किया। जनता सब देखती है साहब। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और भाई ये बात सही भी है कि 2018 में अगर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो ईवीएम के जरिए बनी थी। मुझे तो अच्छे से याद है, ईवीएम से वोट पड़ा ना, ऐसा तो है नहीं कि बैलेट पेपर के जरिए वोट पड़ा। वोट अमित जी एक मेरा एक बिंदु और ले लीजिए, मेरा एक बिंदु और ले लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। अगर इतना ईवीएम से इन्हें संकोच है, शक है, अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले के रिजल्ट में वायनाड से लाखों वोटों से उसी ईवीएम से जीत के आई है। अगर आपको आज भी इतनी शंका है जावेद जी,
तो अपने उस नेत्री को कहिए कि ईवीएम को अस्वीकार करते हुए अपनी जीत को छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। क्यों उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया आज? अगर ईवीएम से, देखिए दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। एक तरफ आप ईवीएम पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी ईवीएम से जीत के आगे शपथ में। चलिए मैं आ रहा हूँ खान साहब, मैं आऊंगा आपके पास में, लौट रहा हूँ। बग्गा साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। कौशल जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भाई अदालत भी इस बात को खारिज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की बात है। चुनाव आयोग तो पहले इसको खारिज कर चुका है कि भाई कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हों, इनकी ओर से जो भी कुछ कहा जा रहा है या जो कुछ भी शंका पैदा की जा रही है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर वाकई में शंका पैदा हो रही है, क्योंकि भूपेश बघेल को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो वोट पड़ा, वोट पड़ने के बाद जो पर्ची निकलती है वो मतदाता को दी जाए और मतदाता जो है उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाले और उसके बाद बैलेट बॉक्स में जितने वोट पड़े उसकी काउंटिंग हो जाए। हम यही तो चाहते हैं। हम कब कह रहे हैं कि आप ईवीएम के जरिए वोट मत डलवाइए, आप वोट ईवीएम से डलवाइए, लेकिन प्रक्रिया ये हो तो ये पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भैया कहाँ किसको कितनी वोट पड़ी है। तो इसमें दिक्कत क्या है? निश्चित तौर पर अमित जी, ईवीएम पर सवाल काफी समय से उठ रहे हैं और अब एक बार फिर ये ईवीएम पर सवाल बलवती हो गई, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लगातार आप देखेंगे जिस तरह के जब चुनाव के परिणाम आते हैं उसके बाद इस तरह के सवाल उठना लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस हर बार इसी तरह की चीजें उठाती है कि जिस बूथ में वो एक तरफा जीती थी वहां पे उसको वोट ही नहीं मिले। मतलब इस तरह के जो कई उदाहरण आप देखते होंगे, आपने भी सुने होंगे और आपने भी देखा इस तरह के उदाहरण देती है। यदि इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि शंका का यदि समाधान, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो चीजें हैं ये अनुचित है, चुनाव आयोग भी कह चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक तरीका निकाला जा सकता है कि यदि आप एक मॉक पोल कराना चाहिए, जैसे आप सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष के जितने भी साथी हैं, सबका एक मॉक पोल कराना चाहिए एक विधानसभा पे पर्टिकुलर। उस मॉक पोल पे एक निर्धारित डेट पे पोलिंग के बाद 25-30 दिन तक उसको स्ट्रांग रूम में रखिए और स्ट्रांग मॉक पोल के समय जो वोट दे रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि वो किसको वोट दिया और जो वहां पर चुनाव करवा रहा है वो भी देखे कि किसको वोट दिया है, वहीं पे काउंटिंग कर ले। उसके बाद आप उसको 25 दिन तक स्ट्रांग रूम में रखिए। स्ट्रांग रूम के बाद फिर काउंटिंग कीजिए, क्या उस ईवीएम की बैटरी, वहां पर जो सवाल उठाते हैं कि ईवीएम की बैटरी आखिर 90% कैसे दिखाती 25-30 दिन के बाद ही। तो इस तरह के जो छोटे छोटे जो सवाल हैं, बहुत बड़ा पेचीदा सवाल नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत आसानी से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। एक बार में ही इस पूरे जो लगातार आरोप लगते हैं उसको सिरे से खारिज किया जा सकता है। इस तरह का आप एक प्रक्रिया कराइए, तमाम राजनीतिक दल के माध्यम से एक ऐसे विधानसभा चुने जहां पर इस तरह की वोटिंग हो, जहां पर 30 से 40 हजार मतदाता हो, वहां पर वोटिंग कराइए। जो वोट दे रहा है वो किसको वोट दे रहा है, वहां पे एक व्यक्ति भी तैनात किया जाए, दो किसको दे रहा है उसको आप काउंटिंग कर लीजिए। 25 दिन तक बैलेट ईवीएम को रखिए, फिर स्ट्रांग रूम खोलिए, वहां काउंटिंग कराइए, फिर बैटरी चेक कीजिए, फिर उसमें टोटल काउंटिंग कीजिए। यदि जिस तरह के परिणाम आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है फिर उसके बाद इस तरह की जो चीजें लगातार आप कई बार विवाद का विषय बनती, कई बार डिबेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई बार लोग याचिका लगाते हैं, हाई कोर्ट में लगाते हैं, फिर सरकार जिसकी बनती है उस पर आरोप लगाते हैं। तो इस तरह की चीजों का मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में ही इसका निपटारा किया जा सकता है और जिस तरह भूपेश बघेल ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक तरीका हो सकता है कि आप बोलिए खान साहब, आप बोलिए, जावेद भाई बोलिए आप। हाँ बोलिए। अमित जी, मैं अभी सुन रहा था जसविंदर जी को, वो कह रहे थे कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। 2009 में के चुनाव में तो ईवीएम पर सवाल इन्होंने भी उठाया था ना, उस समय कड़वा कड़वा थू था, अब मीठा मीठा आ रहा है तो गप गप चल रहा है। भाई चीजें तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। भाई हम सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप शंका को दूर करिए ना। लोकसभा चुनाव में 11 दिन के बाद में 7-7% के आसपास आपका मतदान बढ़ जाता है। कैसे होता है? अपडेट करता है चुनाव आयोग, ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। हरियाणा के चुनाव में सुनिए हरियाणा के चुनाव में सुनिए ना, हरियाणा के चुनाव में 7 बजे जो अपडेट आता है 12 बजे बदल जाता है और जिस दिन मतगणना होता है बग्गा साहब जल्दी से 10 सेकंड ईवीएम पे जो वीवीपैट का सिस्टम निर्वाचन आयोग ने किया है वो क्या है? आप जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं वो आपको डिस्प्ले होता है और वो पर्ची गिरती है। अगर ऐसा लगता है कि आपने वोट किसी और को दिया है, पर्ची किसी और की दिख रही है, तो आप वहां पर आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है सर, समय मेरे पास सिस्टम है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा क्या किसी तरह का कोई रंग ला पाएगी?
क्योंकि चुनाव आयोग हो या फिर अदालतें हों इस बात को खारिज कर चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये बैलेट पेपर यात्रा कुछ रंग लाए और इससे हो सकता है कि ये जो अदालत हैं या फिर चुनाव आयोग है उन तक बात पहुंचे और हो सकता है कि फिर उनकी जो शंका है उसको दूर किया जाए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।